हेलो साथियों, नमस्कार। मैं अमित फ्रॉम लर्न हब आप सभी का स्वागत करता हूं। लर्न हब द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, एसएसटी, साइंस जैसे सब्जेक्ट, वो भी एकदम फ्री में @learnhub.com। तो देखिए, जैसा कि हम सभी देख ही सकते हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन आज की वीडियो में फिनिश करने वाले हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने कंस्ट्रक्शन का वन शॉट वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जाके उसको देख सकते हैं। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो आपके लिए रहने वाला है। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। चलिए सोल्व करते हैं इसे। देखो भाई, इसमें क्या दे रखा है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर। भाई 7.6 सेंटीमीटर की हमको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करवानी है, लेंथ हमको दे रखी है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, डिवाइड इट इन द रेशो ऑफ 5:8। 5:8 की फॉर्म में उसको डिवाइड करवा देना है हमको। अब 5:8 से क्या मतलब है। और उसके बाद में उसने बोला कि भाई मेजर द टू पार्ट्स, जो दो हिस्से आप बनाओगे उसको आपको मेजर भी करना है, कितने कितने के वो आए हैं। क्लियर है। चलो देखिए जी, मान लेते हैं कि भाई ये कोई हमारी लाइन सेगमेंट है ए और बी। दो हिस्सों में बांटने के लिए बोल रहा है वो 5 और 8, भाई 5:8 में। इसका मतलब वो ये कह रहा है कि भाई एक साइड तो रहेंगे इक्वल 5 पार्ट्स और दूसरी तरफ रहेंगे इक्वल कितने, 8 पार्ट्स, ठीक है। अब देखो, जो भी हमारी गिवन लाइन सेगमेंट थी उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करवाया, 5 और 8। एक तरफ 5 हिस्से हो गए, एक तरफ 8 हिस्से हो गए इक्वल पार्ट्स के। तो टोटल कितने पार्ट्स में उसको हमने डिवाइड करवा दिया, टोटल 13 पार्ट्स में उसको डिवाइड करवा चुके हैं, ठीक है। चलिए देखो भाई, अब इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, मान लेते हैं भाई ये कोई हमारी लाइन सेगमेंट है ए और बी। ए और बी कोई हमारी लाइन सेगमेंट हमको दे रखी है, क्लियर है भाई। और 7.6 सेंटीमीटर की, ठीक है। चलिए अब देखो जी, अब क्या करेंगे, एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करवाएंगे। कहाँ, पॉइंट ए पर। आप चाहे तो पॉइंट बी पर भी करवा सकते हैं, ठीक है, जैसे मर्जी वैसे करवा लीजिए, ठीक है जी। चलो, एक्यूट एंगल एट ए पॉइंट, ए पॉइंट पर बनवा लो भाई। अब इसको क्या करना है, हमको 13 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करवाना है। तो अपने कंपास के अंदर एक सर्टेन लेंथ लीजिए, वहाँ से ये ए पॉइंट से स्टार्ट कर दो, इसको ऐसे कट लगाने, इक्वल लेंथ पे होने चाहिए। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। देखिए, अब ए पॉइंट से स्टार्टिंग हुई है तो इसकी नेमिंग करते जाइए भाई। A1, ये बराबर 13 पार्ट्स के अंदर हमने इसको ब्रेक करवा दिया कि नहीं। चलो अब देखिए, 5:8 होना चाहिए कि नहीं, यानी कि लास्ट वाला जो हिस्सा है इसको यहाँ से ज्वाइन करवा देंगे सबसे पहले। तो इधर अभी लिखेंगे कि भाई ज्वाइन A13 B, यहाँ से लेके इन पॉइंट्स को ज्वाइन करवा दिया। अगर यहाँ इससे पहले एक और चीज़ आप ये डालना चाहो कि भाई इनकी डिस्टेंस बराबर है, तो एक पॉइंट यहाँ पर वो भी ऐड कर सकते हैं कि भाई A1 इज इक्वल टू A1 A2 इज इक्वल टू A1 A3, और बराबर डॉट डॉट करके लास्ट में लिख देना A12 कितना, A12 A13, लास्ट में ये आपको लिख देना है, ठीक है। चलो, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा वो। चलिए, अब इनको हमने ज्वाइन करवा दिया है, ठीक है। ज्वाइन अगर करवा दिया है, फिर उसके बाद में देखो क्या करना है, एक सर्टेन लेंथ आप लोग लेंगे, वहाँ से एक आर्क लगा देंगे, यहाँ पे ये लगा दी। A13 को सेंटर मानते हुए एक आर्क लगा दी, ठीक है। सेम उसी लेंथ से सेंटर मानेंगे अपना A5 से एक आर्क हमने यहाँ पर लगा दी, ठीक है। देखिए, दोनों ही पॉइंट से A5 से और A13 से, दोनों को सेंटर मानते हुए इक्वल आर्क्स हमने ड्रॉ कर लिए। अब उसके बाद देखो क्या करना है, ये एंगल हम मेजर कर सकते हैं कितना है। कंपास एक यहाँ रखो, एक इसकी कंपास की नोक इधर और पेंसिल इधर, ये इसको जो है हम ऐसे क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कितना है। और फिर इससे यहाँ पर एक कट लगवा देंगे, जितना भी ये एंगल आएगा।
ठीक है, तो दोनों एंगल हमारे पास में बराबर आ चुके हैं अभी। अब क्या करेंगे, एक पॉइंट ये है, एक ये है, इसको ऐसे जब हम ज्वाइन करवाएंगे ना तो कुछ ऊपर जब ये ज्वाइन करवाएंगे तो इस ए बी को यहाँ कुछ ये काट देगा। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम डी पॉइंट, हमने इसको नाम दे दिया। ठीक है, अब इसके बाद वाला जो पॉइंट था वो कुछ ऐसे है कि भाई मेजर करवाना है हमको एंगल A13B। इस एंगल को मेजर करवाएंगे और साथ ही साथ क्या करवाएंगे, इक्वल एंगल किधर ड्रॉ करवाएंगे भाई, एट किस पे, A5 पे, सच दैट कुछ इस प्रकार हम ड्रॉ करवाने वाले हैं, सच दैट जिससे कि क्या आए, हमको मिल जाएगी भाई DA5 पैरेलल मिल जाएगी हमको किसके, BA13 के। भाई जब इक्वल एंगल है, सेम लाइन पर इक्वल एंगल खींचे गए हैं तो लाइंस कैसी बनेंगी, पैरेलल सी बनने वाली है। ठीक है, चलो अब देखिए ज़रा, इतना करवाने के बाद अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे कि भाई अगर ट्रायंगल की बात की जाए ABA13 की, ABA13 हमारा क्या है, ट्रायंगल है, और यहाँ पर हमको क्या दे रखा है, कंस्ट्रक्शन से हमारा ये जो चीज़ है, ये दो साइड्स इसकी क्या आ चुकी हैं, पैरेलल आ चुकी है। ठीक है, अगर ये पैरेलल है तो हम इसमें ऐसा लिख सकते हैं भाई, कैसा लिख सकते हैं, AD अपॉन में DB इज इक्वल टू A5 और A5 A13, ऐसा हम लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं भाई, बिकॉज ऑफ BPT थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम, कुछ भी आप दोनों में से लिख सकते हैं, एक ही चीज़ है वो। ठीक है, अब देखिए ज़रा इधर थोड़ा सा देख लेते हैं भाई, देखिए AD अपॉन में क्या है, DB, A5 तक ये जो कितने इक्वल पार्ट्स में बांटा गया है इसको 5 के अंदर, तो यहाँ लिख दीजिए भाई 5। अब नीचे क्या है, A5 से लेके A13 कितने पार्ट्स बनेंगे यहाँ पे, 13 तो टोटल है, ये 8 बनेंगे इधर। ठीक है जी, ये हमारा आ चुका है कि AD और DB का जो रेशो है, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो भाई कि 5:8, मीनिंग दोनों का सेम है। क्लियर हुई इतनी चीज़। चलिए अब इतनी चीज़ तो हुई ख़त्म। अब आगे दे रखा है कि मेजर द 2 पार्ट्स, ये जो दो हिस्से हमारे बनने वाले हैं ना, ये 5 का और ये 8, 5:8। ठीक है, कितने कितने के ये रहने वाले हैं। अब देखिए मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, टोटल कितने पार्ट्स में हमने इसको बांटा है भाई, टोटल 8, ये 13 पार्ट्स हमारे हो गए। अब रेशो में कोई चीज़ है, ठीक है, रेशो से जब बाहर निकलती है तो क्या आ जाती है भाई, ये 13x आ जाएगा। कोई भी वेरिएबल के साथ में वो चीज़ बाहर निकलती है फिर, ठीक है, क्योंकि रेशो में कोई चीज़ हमको एग्जैक्ट नहीं दी होती है। क्लियर है, तो 13x ये तो रेशो है इसका, टोटल रेशो कितना है 13x, बट एक्चुअल लेंथ कितनी है, देखियो रेशो में तो लेंथ 13x है हमारे पास में, बट टोटल जो लेंथ है, टोटल लेंथ हमारी कितनी दी हुई है 7.6 सेंटीमीटर इज द एक्चुअल लेंथ। क्लियर है, चलो अब यहाँ से अगर हम 1x की वैल्यू निकालें, 1x का मतलब ये है कि भाई या 1 ना भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, खाली x भी लिख दोगे तो चलेगा। ये 13 आ जाएगा इसके नीचे, इतनी चीज़। चलिए एक काम करते हैं, इसको हटा ही देते हैं, ठीक है, 1x नहीं, खाली x ही मान के चलते हैं। चलो जी, अब x की वैल्यू यहाँ से आ चुकी है कितनी, 7.6 अपॉन में 13। अब हमने उसको डिवाइड कितने में करवाया भाई, 5:8 के अंदर, करेक्ट है। चलो अब यहाँ पर ये हिस्सा कितना है और ये हिस्सा कितना है पता कैसे चलेगा, ये हिस्सा 5 में बांट रखा है और ये 8 के अंदर बांट रखा है। तो यहाँ पर क्या करने वाले हैं, सीधा सीधा इस तरफ x की जगह
x की जगह क्या करवाएंगे 5 पुट करवा देंगे। अगर हम इधर 5 की मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो इधर भी हमको क्या करवाना पड़ेगा 5 की मल्टीप्लाई करवानी पड़ेगी। ठीक है, 5 की मल्टीप्लाई हमको यहाँ पर करवानी पड़ेगी। तो इधर ये क्या बन जाएगा 5x बनेगा, और इधर भी 5 की मल्टीप्लाई करवा दो। तो ये जो 5x यानी कि रेशो है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया था 13x है, वो x की फॉर्म में है, तो ये रेशो जो अब खुलेगा ये 5x की फॉर्म में आ जाएगा ना भाई। देखिए ये 5x और 8x तभी तो मिलके बनाएंगे, 5x और 8x तभी तो मिलके बनाएंगे ये 13x हुआ। ठीक है जी। अब इसको आप जब सोल्व करेंगे ना, जो भी आपका 2.9 समथिंग ऐसा कुछ आएगा, ये आपको सोल्व करना है। ये वो लेंथ आ जाएगी जो हमारी ये वाले AD की होगी। ठीक है, और सेम इसी क्वांटिटी के अंदर जब हम 8 की मल्टीप्लाई करवा देंगे, भाई होता है ना कि बराबर के अगर दोनों तरफ सेम नंबर को जोड़ दिया जाए, घटा दिया जाए, या मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ करवा दिया जाए, तो ओवरऑल रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए हम दोनों तरफ यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। अब अगर यहाँ से 8 की मल्टीप्लाई करवा देंगे तो इस तरफ भी हमको 8 की मल्टीप्लाई करवानी पड़ेगी। इसको सोल्व करने पर जो भी आएगा वो आपका ये हिस्सा आ जाएगा। या फिर सिंपल सी एक चीज़ कर सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक इस वाले से आपका आ ही जाना है, जो भी आएगा उसको माइनस करवा देना 7.6 से, तो इतना बच जाएगा। भाई इस पूरे में से आप इतना हिस्सा माइनस कर दोगे तो ये बच जाएगा आपके पास में। फिर आपको ये करने की ज़रूरत है ही नहीं, इसको नहीं करना, फिर आप इतने से बात बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों पार्ट कितने कितने के आएंगे ये मेजर इजीली हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा समाप्त हुआ। तो देखिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, चलिए सोल्व करते हैं इसे। देखो इसमें क्या दे रखा है भाई, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ऑफ साइड्स। देखिए साइड हमको इस बार दे रखी है। ठीक है, साइड हमको ट्रायंगल की दी हुई है, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हमको साइड यहाँ पे दी हुई है। एंड देन अ ट्रायंगल सिमिलर टू इट, एक और ट्रायंगल हमको ड्रॉ करवाना है जो कि इसके सिमिलर है। हुज साइड्स आर 2/3 ऑफ द कोरिस्पोंडिंग साइड ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल। पहले वाले की जो भी साइड है ना उसका 2/3 रहने वाली है जो नया ट्रायंगल हमारे पास में फॉर्म होने वाला है। ठीक है, चलो, तो ये हमको ऐसा कुछ कंस्ट्रक्ट करवाना है। क्लियर है कि नहीं? अगर आपको एक एग्जांपल के तौर पर मैं दूं, देखो जी, फर्स्ट वाले ट्रायंगल की साइड हमको सभी दे रखी है, मान के चलते हैं फर्स्ट साइड है हमारी 4। अब सेकंड वाले की अगर बात करें, वो बता रहा है कि जो भी फर्स्ट वाले की साइड है उसका कितना होगा 2/3 होगा। या एक काम करते हैं, कट तो रानी है, वैसे काट लेंगे तो पॉइंट्स में ही आंसर आएगा, जाहिर सी बात है। यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं, इस 4 की जगह ना 6 मान लेते हैं। अब इससे होगा क्या, ये 3 से कट जाएगा तो पॉइंट्स में हमारा आंसर नहीं आने वाला। ठीक है, तो 3 से ये जब इसको काटेंगे तो कितना आया, ये 4 आ गया। इनिशियली हमने क्या साइड ली थी, जो फर्स्ट वाले ट्रायंगल की 6 ली थी हमने, इसका 2/3 किया, जो कि किसकी साइड आएगी, नए वाले ट्रायंगल की। ठीक है, यानी कि आप देख सकते हैं पहले वाले ट्रायंगल की साइड कैसी है, बड़ी है, जो नए वाला बनेगा उसकी साइड छोटी होगी। इसका मतलब ये नए वाला ट्रायंगल इस बड़े वाले के कहीं अंदर ही बनने वाला है, या छोटा बनेगा। छोटा बनेगा तो जाहिर सी बात है उसके अंदर ही आ जाएगा वो तो। ठीक है, चलो अब इसको बनाएंगे कैसे ये देख लेते हैं भाई। अब चलिए देखो भाई, सबसे पहले तो इसका जो है बेस मान लेते हैं, लेट से BC ये हमने बेस मान लिया है इसका, और ये कितना है 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, सबसे बड़ी साइड BC है तो इसी को मान के अभी चलते हैं। अब उसके बाद देखिए, या तो इस पॉइंट से या इस पॉइंट से आर्क लगा दीजिए, कितने की, जो 2 साइड हमको दे रखी है, तो या तो यहाँ से 4 सेंटीमीटर की लगा दीजिए, या यहाँ से 5 की लगा दो, यहाँ से 5 की लगा दो, जैसे मर्जी वैसा कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो लेट से इधर से यहाँ से ना अपने कंपास में लेंथ भरेंगे कितने की, 5 की भर लो या 4 की, जैसा कि मैंने अभी बताया, हम 5 की मान के चल रहे हैं। कंपास की नोक इधर से रखी, एक आर्क हमने यहाँ पर लगा दी। ठीक है, 5 सेंटीमीटर की। सेम यहाँ से अब बची 4, तो 4 वाले की इधर लगा दो भाई, पॉइंट आ गया, इनको आपस में मिला दिया।
इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं क्या, इस पॉइंट को नाम दे दिया ए पॉइंट हमने इसको नाम दे दिया। और आर्क कितने की लगाई थी हमने यहाँ पे, ये थी हमारी 5 सेंटीमीटर की, और ये कितने की थी भाई, ये 4 सेंटीमीटर की थी, था कि नहीं। चलो अब देखिए ज़रा, सेम वही चीज़, अब हम क्या करने वाले हैं, एक एक्यूट एंगल यहाँ पर ड्रॉ करने वाले हैं भाई, है कि नहीं। चलो यहाँ लिख सकते हैं कि भाई एक्यूट एंगल हमने ड्रॉ कहाँ करवाया, एट बी पर, बी पर एक्यूट एंगल जो है ड्रॉ करवा लेंगे। चलो जी, अब देखिए 2/3 है, ठीक है, कितना है 2/3। इतनी तो चीज़ हमको श्योर है कि भाई ये जो नए वाला ट्रायंगल बनेगा वो छोटा बनने वाला है, क्योंकि हम ऊपर वहाँ भी देख चुके हैं, ठीक है। अब देखिए इसकी पार्टीशन की बारी आती है, कितने पार्ट्स में इसको बांटा जाए। तो देखिए मैक्सिमम जो सबसे बड़ा नंबर इस रेशो में दिया हो ना, उतने ही पार्ट्स में इसको कर लेना है। देखो जी 3 पार्ट्स हैं यहाँ पे, मतलब मैक्सिमम, तो 1 2 और ये 3, ठीक है। इनको जो है हमने बांट लिया, बी पॉइंट से स्टार्ट हुआ तो यही इसका नामकरण कर देते हैं। देखो जी ये B1 B2 और ये B3, इतना ठीक है भाई। चलो अब उसके बाद देखो ओरिजिनल वाले की जो साइड थी वो बड़ी थी हमारी, ठीक है, बड़ी थी ना। तो देखिए ये B3 यानी किसके लिए इस्तेमाल हुआ होगा, जो एक्चुअल में हमारा ट्रायंगल दिया हुआ है। इसका मतलब ये जो 3 पॉइंट है ना B3, इसको ज्वाइन करवा देंगे कहाँ, C से, C पर ज्वाइन करवा देंगे इसको। तो यहाँ पर अब लिखेंगे कि ज्वाइन B3C, B3C को ज्वाइन करवा दिया। अब उसके बाद B3C को ज्वाइन करवा दिया और एक इक्वल लेंथ लेके, एक सर्टेन लेंथ ले ली कंपास में, और वहां से आर्क लगवा दी इधर, ठीक है। आर्क लगा देते हैं भाई इधर, ये लो अच्छे से आर्क लगवा दी। B3 पॉइंट पर सेंटर मान के एक आर्क लगवा दी हमने। सेम लेंथ की जो आर्क लगवाएंगे वो पॉइंट B2 पर लगवाने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए इक्वल पार्ट्स में देखिए 2 और 3, यानी कि 2 पार्ट्स तो ये और 3 पार्ट्स ही, तो 3 और ये 2, B3 और B2 का ही इन 2 पॉइंट्स का हमारे यहाँ इस्तेमाल होने वाला है क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए ड्रॉ एन आर्क एट B3 एज वेल एज कहाँ पर, B2, सेम लेंथ से दोनों जगह आर्क हमने ड्रॉ करवा ली। अब उसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमको करना है मेजर। किसको मेजर करवाएंगे, मेजर एंगल B3C, इस एंगल को मेजर कर लेंगे। कंपास की नोक इधर रखी और एक इस साइड ये पॉइंट रखा, यहाँ से इसको मेजर कर लिया। फिर ये जो आर्क लगाई है इसको उतने से ही काट दिया हमने, ठीक है। तो ये दोनों एंगल्स यहाँ से हमको कैसे मिल जाएंगे, बराबर मिल जाएंगे। अब उसके बाद यहाँ से इसको कुछ ऐसे करके ज्वाइन करवा देंगे। लेट से ये जो है C' हमारा पॉइंट आ गया ये वाला, भाई BC को जहाँ पर ये ऐसे कट करेगा ना भाई, एक पैरेलल लाइन जाएगी ना इसको कट करते हुए, ठीक है। देखो जी इसको मेजर करने के बाद एंड मेक इक्वल एंगल एट कहाँ पर, B2 पॉइंट पर एक इक्वल एंगल, सेम यही वाला हमने ड्रॉ करवा लिया। वहाँ से कुछ ऐसे ड्रॉ करवाएंगे सच दैट, इस प्रकार कुछ ऐसे ड्रॉ करवाएंगे हम जिससे हमें क्या मिल जाए, B2C' पैरेलल हमको मिल जाए B3C के, ठीक है। ये हमको क्या चाहिए, पैरेलल चाहिए हमको, ये करेक्ट है जी। चलो भाई जब सेम लाइन दे रखी है, सेम एंगल इस पर बन रहे हैं, तो दोनों लाइंस कैसे हो जाएंगे, पैरेलल हमारी हो जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखो इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए अब उसके बाद ये करना है कि मेजर कर लेना है ये वाला एंगल। अब इसके बाद मेजर करेंगे कौन सा, ये वाला एंगल, एंगल BCA को क्या करेंगे, मेजर करेंगे। अगर इसको हमने मेजर कर लिया, अब उसके बाद
ड्रॉ सेम एंगल एट, कहाँ ड्रॉ करवा देंगे जी, सी डैश पॉइंट पर, सी डैश पॉइंट पर सेम एंगल हम ड्रॉ करवा देंगे। अब वही इक्वल लेंथ से मतलब आर्क लगानी, वो सब आप एक पॉइंट यहाँ पर डालना चाहो तो डाल सकते हो, जैसे कि हमने ऊपर इसमें लिखा था। ठीक है, अब यहाँ से जो है एक इक्वल एंगल जब डालेंगे ऐसे करके कट लग जाएगा यहाँ पे, तो एक लाइन ऐसे कुछ करके यहाँ पैरेलल चली जाएगी। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ए डैश। ठीक है, चलो अब देखिए ज़रा, इसको हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये मेजर करवा लिया इसको, सेम एंगल को, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, जब इक्वल एंगल हैं तो यहाँ से हमको मिल जाने वाला है सी डैश ए डैश पैरेलल कितने के मिल जाएगा, सी ए के। ये हमको जो है पैरेलल मिलने वाला है। क्लियर है जी इतना? चलो अब देखो, अगर आपको इतनी चीज़ क्लियर है, देखिए अगर आपको ये चीज़ क्लियर है तो यहाँ से अब ये देख लो भैया, आप देखिए जैसे कि अभी लास्ट में हमने देखा है कि भाई B2 अपॉन में B3, इसका रेशो बराबर हो जाएगा किसके, BC डैश और इस पूरे BC के। क्यों है भाई ऐसा, क्योंकि B2C डैश पैरेलल किसके हैं, B3C के, B3C के पैरेलल हैं। अभी हमने देखा है कि नहीं? तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, देखो इसका निकाल सकते हैं रेशो, BC1 या C डैश अपॉन में ये पूरा BC। यहाँ से लेके यहाँ तक कितने इक्वल पार्ट्स में बांटा गया है, 2 पार्ट्स में बांटा गया है जी, बिल्कुल ठीक है। और ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी लेंथ है इसकी, 3 लेंथ है। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। क्लियर है कि नहीं? चलो अब देखो ज़रा, अगर हम ट्रायंगल माने कौन सा, BC डैश ए डैश, BC डैश ए डैश एंड ट्रायंगल ये BCA, इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम माने तो देखो इसमें सीधी सी एक चीज़ तो हमको दिखाई दे रही है, एंगल B। एंगल B इज इक्वल टू एंगल B, ये क्या है हमारा, कॉमन है। क्लियर है? और दूसरा एंगल BC डैश ए डैश, ये बराबर है हमारा किसके, एंगल BCA के। यहां लिख सकते हैं आप कि बाय कंस्ट्रक्शन से ऐसा बराबर है। ठीक है, तो यहां से ये दोनों ट्रायंगल्स BC डैश ए डैश सिमिलर प्रूफ हो जाते हैं भाई, किसके, BCA के। ये दोनों कैसे हो गए, सिमिलर प्रूफ बाय एंगल सिमिलैरिटी से। ठीक है, अगर ऐसा है तो इनकी जो कोरेस्पोंडिंग साइड है वो कैसे लिखी जा सकती है, उनका रेशो बराबर लिखा जा सकता है भाई। अब लिख दो, चलो देखिए BC डैश अपॉन में BC, कोरेस्पोंडिंग साइड इसकी और छोटे वाले की और बड़े वाले की। ठीक है, सेम ऐसा यहां पर ये BA डैश अपॉन में BA इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, A डैश ये C डैश और AC, ये चीज़ लिख सकते हैं हम। अब देखो अगर हम यहां से देखें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम ये जानते हैं कि BC डैश और BC की जो वैल्यू है वो क्या है, 2/3 है, और BC डैश और BC इन दोनों के बराबर दे रखा है, दिया हुआ कि नहीं। इसका मतलब इन सभी को हम ऐसे लिख सकते हैं भाई कि ये जो तीनों के तीनों रेशो रहेंगे ना साइड्स के, कोरेस्पोंडिंग रेशो, तो ये रेशोज कैसे रहने वाले हैं, 2/3 का। ये तीनों 2/3 के बराबर रहने वाले हैं। क्लियर है जी यहाँ तक?
चलिए, मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ ये पार्ट होता है हमारा समाप्त। तो देखिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, चलिए सोल्व करते हैं इसको। देखो जी क्या दे रखा है, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल विद साइड्स, देखिए साइड हमको दे रखी है 5 सेंटीमीटर, 6 और 7 सेंटीमीटर, एंड देन एक और ट्रायंगल हमको कंस्ट्रक्ट करवाना है, अनदर ट्रायंगल हुज साइड्स आर 7/5 ऑफ द कोरिस्पोंडिंग साइड ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट वाले ट्रायंगल की लेट से ये साइड मानकर चलते हैं 5। ठीक है, तो वो कह रहा है कि जो एक और जो ट्रायंगल बनने वाला है उसकी साइड इस फर्स्ट वाले ट्रायंगल की साइड के कितना टाइम्स रहेगी, 7/5 टाइम्स रहने वाली है। ये कट करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 7। यानी कि आप देख सकते हो फर्स्ट वाले की साइड अगर 5 है जो कि हमने यहाँ पर ली थी, तो सेकंड वाले की साइड उसका 7/5 यानी कि 7 हो जाएगी। ज़्यादा आ रही है, बड़ी आ रही है। ठीक है, चलो इसका मतलब जो ट्रायंगल हम ये बनाएंगे ना उससे वो बाहर ही बनने वाला है, यानी कि बड़ा ट्रायंगल हमारा बनने वाला है। ठीक है, चलिए अब देखिए ज़रा। तो ठीक है भाई, 7 सेंटीमीटर इसमें सबसे बड़ी साइड है, तो इसको ये मान लिया भाई, BC नाम दे दें इसे। चलो BC नाम दे दिया, और ये जो है 7 सेंटीमीटर की, करेक्ट है। चलो अब देखिए ज़रा, यहाँ से B से मान लिया कि हमने आर्क लगा दी 6 सेंटीमीटर की, और इधर से लगा दो भाई 5 की। इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करवा दो। यहाँ हमने 6 सेंटीमीटर माना था और इधर 5 सेंटीमीटर। इतनी चीज़ सभी को क्लियर है। चलो अब देखिए, कहानी शुरू होती है यहाँ से। यहाँ से एक एक्यूट एंगल हम क्या करवाएंगे, ड्रॉ करवा देंगे भाई। ठीक है, लिख भी दो इधर, ड्रॉ एन एक्यूट एंगल एट बी पॉइंट, ये बी पॉइंट पर अपने को ड्रॉ करवाना है कोई भी एक एक्यूट एंगल, और फिर उसको डिवाइड करवा देंगे। जैसा कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि डिवाइड कितने पार्ट्स में करवाएंगे, रेशो के अंदर जो सबसे बड़ा नंबर हमको दिया होगा उससे क्या करवाएंगे, उतने ही पार्ट्स जो है करवा देंगे भाई। 1 2 3 4 5 6 7, ये ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट्स में हो गया। आप लोग सही से कर लेना भाई, अपना एक सर्टेन उसमें लेंथ मान लेना कंपास के अंदर। यहाँ पर पॉइंट रखे, एक कट लगा, फिर यहाँ पर रखेंगे एक कट, ऐसे ऐसे करके बराबर लेंथ में हम लोग कर लेंगे उसको। ठीक है, चलो अब देखो इसकी नेमिंग कर दो भाई। ये B1 है, B2, B3, क्या इतनी चीज़ ठीक है भाई। और दूसरी चीज़, अब ये जो एक्चुअल जो लेंथ है हमारी, एक्चुअल ट्रायंगल जो था हमारा, ठीक है, ये पॉइंट और ये वाले जो हमने पार्ट्स कर रखे हैं, कौन से पॉइंट को ज्वाइन करवाएंगे, 7/5 का जो है हमको रेशो दिया गया है कि भाई 7/5 का जो है रेशो रहेगा। तो डिनोमिनेटर में जो भी नंबर होगा ना, इस लास्ट वाले पॉइंट को उसी से ज्वाइन करवा देंगे। 5 ये रहा हमारा, तो ये हमने ज्वाइन करवा दिया है। क्लियर है, चलो अब इस एंगल को कर लेंगे मेजर। एक मतलब इक्वल लेंथ से यहाँ पर एक आर्क लगा लिए, इसको B5 को सेंटर मानते हुए, सेम लेंथ से जो है आर्क इधर लगवा देंगे भाई। क्लियर है, अब देखो यहाँ से इसको मेजर कर लेंगे, एक पॉइंट यहाँ रखा, एक पॉइंट यहाँ रखा कंपास का, और यहाँ पर कट लगा दिया, तो इक्वल एंगल अपने को अभी मिल चुके हैं। अगर इक्वल एंगल मिल चुके हैं तो अब यहाँ से इसको आगे तक बढ़ा दो भाई, आगे तक बढ़ा देंगे, और इस लेंथ को जो है ए वाली लाइन को थोड़ा सा इस पॉइंट तक आगे बढ़ा दो, तो ये यहाँ कहीं इससे मीट कर जाएगी। इसको मान लेते हैं C' मान लिया। अब देखो इधर सेम वही सारे पॉइंट लिखने हैं इधर भी, कि भाई मेजर कर लिया हमने एंगल B5 और C को, B5C को, एंड मेक इक्वल एंगल एट B7 पर इक्वल एंगल मिला लिया, और तो
फिर ये यहाँ पर सी डैश पॉइंट पर ये कट कर जाएगा, इस लाइन को अगर आगे बढ़ा देंगे तो, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, सेम यहाँ पर कहानी वही है कि भाई सी पॉइंट से सर्टेन लेंथ लेंगे, यहाँ पर एक आर्क लगा दी, इधर भी सेम यहाँ सी डैश पर भी उसी से एक आर्क लगा देंगे। फिर इस एंगल को मेजर करेंगे और इसको यहाँ से उसी से कट कर देंगे। तो यहाँ से एक लाइन हमको ऐसे जाती हुई दिखाई देगी इसके पैरेलल। अगर इसे हम आगे तक बढ़ाएं, इसे अगर आगे तक बढ़ा दे तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा। ये पॉइंट हमने क्या माना था, ए पॉइंट था हमारा ये, तो ये इसको क्या मान लेंगे, ए डैश पॉइंट मान लो इसको, ठीक है। अब मेजर हमने क्या किया है भाई, मेजर एंगल कितना, बी सी ए को मेजर किया एंड मेक इक्वल एंगल एट सी डैश। इतनी चीज क्लियर है भाई। चलो अब देखो, ठीक है भाई, तो रिक्वायर्ड जो हमारा ट्रायंगल बनेगा, जो हमको ट्रायंगल चाहिए, रिक्वायर्ड ट्रायंगल हमारा अभी आ चुका है कितना, रिक्वायर्ड ट्रायंगल हमारा आ चुका है बी सी डैश ए डैश, बी सी डैश ए डैश, ये हमारा आ चुका है। क्लियर है। चलो अब देखिए ज़रा, अगर हम बात करें कौन से ट्रायंगल की, ट्रायंगल B7 और C डैश, इस ट्रायंगल को अगर हम देखें तो हमने जब देखिए इक्वल एंगल माने थे यहाँ पे, मतलब इक्वल एंगल जो है मेजर किए थे, तो इसका मतलब ये BC और B7, देखिए इसको ज़रा, ये B5 है, B5 BC पैरेलल किसके रहेगी, B7 C डैश के। यहाँ साइड में लिख देना कि बाय कंस्ट्रक्शन से ये पैरेलल हमारी रहने वाली है। इतना क्लियर है। चलो अब देखिए ज़रा, इधर से स्टार्ट करते हैं। चलो देखिए, अब अगर ऐसा है, ये दो हमारी पैरेलल लाइंस आ चुकी हैं, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं भाई क्या, देखिए 7/5 में करना है ना इसको, ठीक है। चलो देखो भाई, हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि इनका जो रेशियो होगा ना, BC अपॉन में BC डैश इज इक्वल टू B5 अपॉन में B7, ये बाय BPT या थेल्स थ्योरम, ऐसा अपन यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर इन दोनों साइड का हम रेसिप्रोकल करवा देते हैं तो क्या कोई फर्क पड़ने वाला है, नहीं पड़ेगा भाई, क्योंकि दोनों साइड का ही हमने क्या करवाया, रेसिप्रोकल करवा दिया है, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, या फिर एक काम करो, इसकी वैल्यू भी निकालो साथ के साथ में, ठीक है। चलो B7, B से लेके B7 तक कितने पार्ट्स में बांटा गया है, कितने लेंथ से, टोटल 7 अपॉन में ये कितनी है, B से लेके B5 तक 5 है। इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 मान लिया, बिल्कुल जी। अब बारी आती है भाई ट्रायंगल की। ट्रायंगल कौन से वाले लेंगे हम इधर, BCA एंड ट्रायंगल BC डैश A डैश। क्लियर है। अब इन दोनों में देखो फटाफट से, एंगल B इज इक्वल टू एंगल B, क्योंकि दोनों में ये क्या आ रहा है भाई, कॉमन आ रहा है। और साथ ही साथ BCA एंगल इज इक्वल टू किसके रहने वाला है, BC डैश A डैश के, बाय कंस्ट्रक्शन। अब दो एंगल अगर अपने को मिल चुके हैं तो BCA सिमिलर प्रूफ हो जाएगा किसके, BC डैश A डैश के। लिख देंगे कि भाई बाय एंगल सिमिलरिटी से ऐसा हो चुका है। और अगर ऐसा है तो हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, हम लिख सकते हैं इनका रेशो
बी ए डैश अपॉन में बी ए इज इक्वल टू बी सी डैश अपॉन में बी सी इज इक्वल टू ए डैश सी डैश अपॉन में ए सी। ये हम बराबर लिख सकते हैं भाई इसका। और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से अगर हम देखें तो इनको हम बराबर लिख सकते हैं। किसके बराबर लिखें भाई? देखिए, बी डैश और अपॉन में बी सी, इसका रेशो था हमको 7 अपॉन में 5, और ये इन दोनों के भी इक्वल है। इसका मतलब ये तीनों किसके इक्वल रहने वाले हैं? ये कोरेस्पोंडिंग साइड्स का रेशो क्या आ चुका है? 7 अपॉन में 5। क्लियर है? तो इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म हुआ। तो देखिए, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, तो चलिए सोल्व करते हैं इसे। देखो जी, इसमें दिया हुआ है कि कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हुज बेस हमको दे रखा है कितना? 8 सेंटीमीटर। ठीक है। एंड एल्टीट्यूड कितना दे रखा है भाई? एल्टीट्यूड दिया है 4 सेंटीमीटर। एंड देन अनदर ट्रायंगल हुज साइड्स, जिसकी साइड्स जो है ना 1:1 अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या बोलता है? देखो, जब ये इसको सोल्व करवाएंगे फ्रैक्शन को, तो ये आ जाएगा 3 अपॉन में 2। मतलब ये क्या बोल रहा है? देखो कि भाई अगर पहले वाले ट्रायंगल की एक साइड 4 है, तो दूसरे वाला जो ट्रायंगल आएगा, अनदर ट्रायंगल जिसकी वो बात कर रहा है, दूसरा ट्रायंगल पहले वाले की साइड का कितने टाइम्स रहने वाला है? 3 अपॉन में 2 टाइम्स रहने वाला है। कट करेंगे तो कितना आएगा? 6। क्लियरली देख सकते हैं हम कि भाई फर्स्ट जो हमारा ट्रायंगल है, जो कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसकी साइड अगर हमने 4 ली, तो इसका 3/2 करने पर कितना आया? 6 आया। यानी कि साइड कितनी आ रही है? बड़ी आ रही है। इसका मतलब जो नया ट्रायंगल बनने वाला है वो इससे बड़ा बनने वाला है भाई। ठीक है, चलो। और आप एक और तरीके से भी पता लगा सकते हैं, अगर ये फ्रैक्शन ना हमारी डिवाइड करने पर मोर देन अगर 1 आती है, तो मोर देन 1 आई, इसका मतलब कि बड़ा ट्रायंगल हमारा बनेगा। अगर छोटी आती है 1 से, पॉइंट में आंसर आता है 0 पॉइंट कुछ करके आंसर आएगा, तो इसका मतलब वो छोटा ही बनने वाला है फिर तो। ठीक है, चलो देखिए जरा। अब इसमें बोला है कि भाई उसका बेस जो है, मान लेते हैं भाई बेस, ये BC इसका बेस रहा होगा, जो कि 8 सेंटीमीटर का है। इतनी चीज़ हमको गिवन दे रखी है। ठीक है। फिर उसके बाद वो एल्टीट्यूड की बात कर रहा है। अब देखिए, इसका एल्टीट्यूड क्या होगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल का अगर एल्टीट्यूड की बात करें, तो वो उसे क्या करता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। ठीक है, चलो अब क्या करवाएंगे? इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करवा देंगे, और वो भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एक बार इस पॉइंट से इधर चाप लगे, मतलब आधे से ज़्यादा डिस्टेंस उसमें कंपास में लेके, सेम इसी पॉइंट से एक बार इधर लगवा दिया, फिर यहाँ से इधर इस पॉइंट पर, फिर यहाँ से इधर। ये पॉइंट हमको मिलने वाले हैं, ऐसा कुछ करके मिल जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे? ये जो लाइन बनेगी ना, इसको 4 सेंटीमीटर से कट करवा देंगे भाई। मान लिया कि यहाँ पर ये 4 सेंटीमीटर पे कट कर गया, इस पॉइंट पे अपना कंपास रखा और यहाँ से कट करवा दिया, क्योंकि हाइट हमको कितनी चाहिए? 4 सेंटीमीटर की चाहिए। ठीक है, चलो अभी देखो भाई, अब इनको ना, इसको यहाँ से करवा देंगे ज्वाइन। ये जो पॉइंट आएगा, इसको इधर से और यहाँ ये ज्वाइन करवा दिया, तो ये साइड और ये साइड कैसे रहने वाली है? बराबर। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं A। ठीक है, BC ये रहा और AC वो आ गया ऊपर। ठीक है, चलो अब देखो जरा, अब सेम वही चीज़ करनी है यहाँ पर भी। क्या कि भाई B पर क्या करना है हमको? एक एक्यूट एंगल ड्रॉ कर लेना है। तो लिख दो भाई इधर के एक्यूट एंगल एट पॉइंट B पॉइंट पर क्या करवाएंगे? कोई भी एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करवा लिया, और रेशो हमको दे रखा है 3 अपॉन में 2। ठीक है भाई, चलो। तो टोटल मैंने आपको बताया था, टोटल इसके जो पार्ट्स होंगे, इक्वल पार्ट्स जो होंगे, वो उसका पता कैसे लगाएंगे? जो भी इस रेशो में बिगर नंबर दे रखा होगा, नो मैटर वो न्यूमरेटर में दिया हो या डिनोमिनेटर में दिया हो। ठीक है,
बिगर नंबर क्या है 3 है, तो इस पूरी लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हमने करवा लिया, करवा लेंगे भाई। चलो बी पॉइंट से ये लाइन स्टार्ट हो रही है, तो B1 इसको बोल दिया, B2 इसे कह देंगे और B3 इसे बता दिया, बताया कि नहीं। चलो अब उसके बाद ये C पॉइंट को B2 से क्या कर देंगे, कनेक्ट करवा देंगे भाई, ठीक है। B2 से इसको इसलिए कनेक्ट करवाएगा क्योंकि जो भी चीज़ डिनोमिनेटर में होगी ना, उसको ओरिजिनल जो चीज़ हमको दी होगी, ठीक है, फर्स्ट वाली जो चीज़ है उसको उस पॉइंट से कनेक्ट करवा देंगे। क्लियर है भाई। चलो अब देखिए ज़रा, अब इसमें क्या करेंगे, इस एंगल को ना मेजर कर लेंगे भाई। देखिए एक सर्टेन लेंथ लेंगे कंपास में, यहाँ से एक आर्क लगवा देंगे ऐसे, सेम आर्क यहाँ पर भी लगवाएंगे, फिर इस एंगल को मेजर कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक कितना है, और यहाँ पर एक ऐसे कट लगवा देंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख दो कि भाई मेजर एंगल B2C, इस एंगल को मेजर किया एंड मेक इक्वल एंगल एट B3 पर हमने क्या किया, इक्वल एंगल बना लिया। अगर मिला लिया, ये बन गया एंगल, तो यहाँ से इसको फिर आगे तक ऐसे बढ़ा दिया हमने, इसको डॉट डॉट करके आगे तक बढ़ा दो। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं C' हमने इसको नाम दे दिया। अब उसके बाद क्या करें, और सच दैट कि ये कुछ ऐसे बन जाए, क्योंकि इक्वल एंगल है तो यहाँ से हमको ये चीज़ भी मिल सकती है कि भाई, मिल सकती है क्या, मिल ही जाएगी भाई। B2C ये लाइन पैरेलल होगी B3C' के। भाई एक ही लाइन पर सेम एंगल है तो भाई लाइन पैरेलल तो रहने वाली है, ठीक है। चलो इतनी चीज़ हमको यहाँ से मिल जाएगी। अब उसके बाद मेजर करेंगे क्या, ये BCA। अब एंगल मेजर करने की बारी आई इस C पॉइंट की ऊपर, सर्टेन डिस्टेंस ली, वहाँ से इसको एक आर्क बना दी, सेम आर्क सेम लेंथ से इधर बना दी, बन गई। अब उसके बाद में इसको यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर कर लिया हमने, ठीक है, नाप लिया इसको, फिर यहाँ से इसको कट लगा दिया। अब इसको बढ़ा दिया आगे तक कुछ इसको ऐसा बढ़ा देंगे और इसको यहाँ पे ही ऐसे मिला देंगे। इसको मान लेते हैं A' पॉइंट मान लिया इसको, ठीक है। अब रिक्वायर्ड ट्रायंगल, अब देखो थोड़ा सा ये लिख लेते हैं। नेक्स्ट में हमने क्या किया था कि भाई मेजर किया था हमने किसको, कौन से एंगल को मेजर किया था, BCA एंगल को हमने मेजर किया एंड मेक इक्वल एंगल एट, ये जो मैं कई बार शॉर्ट फॉर्म से मैं इस्तेमाल कर देता हूँ एब्रीवेटेड फॉर्म में कि कई जगह एंगल बना दिया ऐसा, तो आपको ऐसा नहीं करना है, अब प्रॉपर एंगल लिखेंगे, ठीक है। चलो एंगल एट कितने पे, C' पे जो क्या किया, सेम एंगल हमने बना दिया। वहाँ से सच दैट कुछ ऐसे वो एंगल बनेंगे सच दैट जिससे कि हमारा क्या आने वाला है, ये AC हमको पैरेलल मिल जाएगा किसके, A', C' के, ठीक है। चलो अब देखिए ज़रा, यहाँ से हम एक चीज़ देख सकते हैं बच्चा, देखिए इन ट्रायंगल B3C', अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ से हम जानते हैं कि ये दोनों कैसी आ चुकी हैं, पैरेलल आ चुकी हैं भाई। B2C पैरेलल किसके है, B3C' के, आ चुका है कि नहीं। चलो बाय कंस्ट्रक्शन, अगर चाहे तो स्टेटमेंट में ये भी डाल सकते हैं भाई। अगर ये दोनों बराबर आ चुकी हैं तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं कि इनका जो रेशो होगा BC अपॉन में BC' और ये बराबर में कितना हो जाएगा, B2 अपॉन में B3 बाय थेल्स थ्योरम, थेल्स या फिर BPT।
करेक्ट है भाई इतना। चलो अब इसको और हम क्या लिख सकते हैं, देखिए और इसको हम ये लिख सकते हैं भाई, देखिए अच्छा इसका रेसिप्रोकल भी तो हम करके लिखवा सकते हैं ना, बिल्कुल भाई। देखिए दोनों तरफ अब क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करवा देंगे भाई, बी सी डैश अपॉन बी सी अपॉन में बी बी टू अपॉन में, अरे भाई ऊपर तो 3 आएगा ना, हाँ ठीक है, इसको 3 कर लेना आप लोग बच्चों, ये 3 कर लीजिए इसको, ये बी बी टू। चाहे तो आप लिख भी सकते हैं एक लाइन डाल के कि भाई ऑन रेसिप्रोकल बोथ साइड, ठीक है। और हम जानते हैं कि भाई बी से लेके बी टू तक की जो लेंथ है उसको हमने कितने पार्ट्स में ब्रेक कर रखा है, इसका है 2, अच्छा हाँ ये तो 2 तो नीचे है ना, ठीक है भाई। बी बी टू कितना है, देखो 2 है, और बी से लेके बी थ्री तक ये कितना है, 3 है। इतने को हम मान सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको हमने मान लिया। अब उसके बाद देखो, अब उसके बाद बारी आती है हमारे ट्रायंगल्स की। कौन से ट्रायंगल की भाई, सबसे पहले तो बी सी ए ट्रायंगल, बी सी ए एंड ट्रायंगल हमारा बी सी डैश ए डैश, इन 2 ट्रायंगल की बारी आती है, जहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि एंगल बी जो है वो दोनों के अंदर है, तो ये है हमारा कॉमन, कॉमन आया, ठीक है। और उसके बाद देखो एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एंगल बी सी डैश ए डैश के बाय कंस्ट्रक्शन, करेक्ट है इतना। चलो अगर ये दोनों चीज़ें हमारे पास मिल चुकी हैं तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो जाएंगे, आपस में सिमिलर हो जाएंगे। अगर सिमिलर हो गए तो कैसे सिमिलर हुए हैं भाई, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी से सिमिलर ये हो चुके हैं। अगर सिमिलर हो चुके हैं तो इनका जो रेशो रहने वाला है, ठीक है, इनका जो रेशो रहेगा वो कैसा रहेगा, बराबर रहेगा इनकी साइड्स का रेशो, बी सी डैश अपॉन में बी सी, ये बड़े वाली ट्रायंगल की साइड ली और फिर छोटे वाले की। सेम ऐसा ही इसमें भी भाई, बी ए डैश, ये ए है ना, हाँ ठीक है भाई, बी ए डैश और अपॉन में ये बी ए, वो छोटे वाले के ऊपर लिख लीजिए, बात एक ही है वो तो, ठीक है। और इसमें कौन से वाली, ये रही ए डैश सी डैश अपॉन में ये ए सी। अब भाई फ्रॉम फर्स्ट, अगर इक्वेशन फर्स्ट से हम देखें तो हम ये लिख सकते हैं भाई, देखिए अब इक्वेशन फर्स्ट से बी सी डैश अपॉन में बी सी डैश अपॉन में बी सी की वैल्यू हमें पता है कि 3 अपॉन में 2 है, और साथ ही साथ ये बी सी डैश इसके तो बराबर है ही, साथ ही साथ इन दोनों के भी बराबर है, तो इसका मतलब ये इन तीनों की जो वैल्यू है वो 3 अपॉन में 2, ये ऐसी लिखी जा सकती है क्या, बिल्कुल लिखी जा सकती है भाई। तो इनकी जो कोरेस्पोंडिंग जो साइड्स का रेशो आया वो किसके बराबर आ चुका है, 3 अपॉन में 2 के। और यहाँ से रिक्वायर्ड ट्रायंगल, मतलब ये जो नए वाले ट्रायंगल बनेंगे वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि भाई ये क्वेश्चन आपको जो है क्लियर रहा होगा। तो देखिए इसी के साथ आज की वीडियो के सारे क्वेश्चन फिनिश होते हैं। मुझे उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आपको क्लियर रहे होंगे। अगर क्लियर नहीं है, कहीं कोई डाउट रहता है तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अमित आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए लर्नो हब से, क्योंकि लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।